हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग या कॉइल या फिर सर्कुलर लूप, कुछ भी कह सकते हैं आप। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग या कॉइल भी कह सकते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है r, सेंटर है O। इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्सिस है। एक्सिस पे यहाँ कहीं पॉइंट है x डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर वही समस्या जो पिछले टॉपिक में आई थी कि भैया हमने इस चैप्टर में अभी तक स्टडी किया कूलाम लॉ, और कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ काम करता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे। ये एक्सटेंडेड चार्ज है या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इस पे कूलाम लॉ काम करेगा नहीं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस पूरे पे मैं चार्ज मान लेता हूँ Q। अब एक छोटा सा एलिमेंट मैं इस रिंग का यहाँ मान लेता हूँ dl, जिस पे चार्ज है dq। ऐसे ही नीचे एक एलिमेंट dl जिस पे चार्ज है dq। समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और मैं फिर बता दूं कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं टेस्ट चार्ज। जिस पॉइंट पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज। जब मैंने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज, तो जैसा कि हम जानते हैं टेस्ट चार्ज होता है नेचर में पॉजिटिव, और ये चार्ज भी है पॉजिटिव, तो ये उसको रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा। क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट का फील्ड है इसलिए इसको नाम दिया DE। नीचे वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। यहाँ मान लेते हैं P पॉइंट, ठीक है। ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, तो बाय सिमेट्री ये भी हो जाएगा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो वो x डायरेक्शन में आ रहा है ना ही y डायरेक्शन में, इसलिए मुझे इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा और नीचे की तरफ आएगा DE sin थीटा। ऊपर वाले की वजह से एक कंपोनेंट इधर DE cos थीटा और एक ऊपर की तरफ DE साइन थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता, कंपोनेंट तोड़ने नहीं आते हैं, उनके लिए बता दूं, जिधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट और दूसरी साइड पे साइन कंपोनेंट आता है। अच्छा, तो ये दोनों साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये, है ना। और इसको इंटीग्रेट करके टोटल फील्ड आ जाएगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, ये तो दो ही तो है, जोड़ लो ऐसे ही, प्लस करके निकाल लो। तो भैया हमने दो लिए हैं लेकिन है नहीं दो से ज़्यादा हैं। एक एलिमेंट जैसे यहाँ आया, ऐसे यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ भी आ सकता है। पूरी रिंग पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इसलिए उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट लेके। अच्छा, इतनी बात आ गई तो अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी डेरिवेशन करने से पहले हमें लैंग्वेज चाहिए होती है, तो इसकी भी लैंग्वेज नोट करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज में क्या भाई, मैंने पहले ही बताया था, जो है वो लिख लो, जो निकालना है वो लिख लो, हो गई लैंग्वेज। तो क्या है हमारे पास, एक रिंग है हमारे पास। लेट अस सपोज दैट देयर इज ए चार्ज रिंग having charge q
रेडियस R and center O. We want to calculate the electric field intensity due to this ring at a point P on its axis, which is at distance small x from center of ring। ये हो गई लैंग्वेज है जी कि क्या है और क्या चाहिए। अब इसको निकालेंगे कैसे उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एलिमेंट ले लिया। टेक एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एंड चार्ज dq on the ring if the electric field due to this element is dE, तो dE की वैल्यू क्या होगी। देखिए जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कई बार, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, E इज इक्वल टू के क्यू बाय एस स्क्वायर या के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ डी ई चाहिए, तो ई की जगह डी ई हो गया तो क्यू की जगह डी क्यू हो जाएगा। और डिस्टेंस पी पॉइंट का डिस्टेंस एलिमेंट से, ये एक्स है ये आर है, इसको एस मान लूँ तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक, ये आ गया डी ई। डी ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। फिजिक्स में छोटी चीज़ों के लिए डी लगा दिया जाता है, स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल वैल्यू के लिए। तो ये डी ई की वैल्यू आ गई। अच्छा आगे चलते हैं भाई। अब हमें पता है डी ई के दो कंपोनेंट हैं, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, जिसमें से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा दूसरे एलिमेंट की वजह से। ये बात लिख लेते हैं। Now DE has two components, D cos theta and DE sin theta, among which DE sin theta gets cancelled due to opposite डायरेक्शन। ठीक है, हमारे दो कंपोनेंट थे जिसमें से डी साइन थीटा कैंसिल हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें,
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करके हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो आएगा डी ई कॉस थीटा के इंटीग्रेशन से, और डी ई की वैल्यू क्या हो गई, के डी क्यू अपॉन एस स्क्वायर, और कॉस थीटा हम सब जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और इस ट्राइंगल में, ये इतनी सी जगह में बार बार सॉल्व करे जा रहा हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे क्यों कर रहे हैं सर ऐसा। भैया अगर बार ये डायग्राम रब कर दूंगा तो समझने में प्रॉब्लम होगी, तो जब तक डायग्राम का काम खत्म नहीं होता इसलिए डायग्राम को मिटा नहीं रहा मैं, और जब इसकी वैल्यूज यूज कर लेंगे फिर मिटा के पूरे बोर्ड पे कैलकुलेट करते रहेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस डायग्राम में थीटा के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ एक्स बाय एस। तो ई की वैल्यू हो गई या के डी क्यू एक्स ओवर एस क्यूब। अब एस क्यूब देखिए यहाँ इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो एस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसी को दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो एस क्यूब की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। अब डायग्राम का काम खत्म हो गया, डायग्राम को रब करके हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू एस क्यूब की जब मैं यहाँ रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि क्लोज फिगर है, लिमिट्स नहीं ले रहे हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन डी क्यू का होना है, बाकी सब कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं। अंदर रह गया डी क्यू का इंटीग्रेशन। जैसे आप सभी जानते हैं, या बायो वाले बच्चे जो नहीं जानते उनको बता दूं कि भाई डी एस का इंटीग्रेशन होता है एस, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, अंडरस्टूड है क्यू। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी क्यू, और जब ये क्यू आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इसको ई एक्सियल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्सिस पे निकाला है ना। तो ये हो गया, चलिए अच्छा आगे चलते हैं।
तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला वो था KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो K हम बार बार लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के फॉर्मूले में, ये कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है। इसके बारे में कोई किसी स्टैंडर्ड बुक में, रेफरेंस बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि 1/4πε0 अगर लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा सा हो जाता है लिखने में भी, याद करने में भी। तो एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन है, चाहे तो मार्क्स काट सकता है, ये समझने के लिए यूज़ करते हैं बस। तो प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, के को खोल के लिख दो 1/4πε0 QX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, ये एक्सिस पे आया। अब सेंटर पे भी पूछ लेते हैं, तो इसी से आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ रिंग। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये थी हमारी रिंग, ये रेडियस, ये एक्सिस, यहाँ था पॉइंट P जहाँ निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस P पॉइंट को खिसका के सेंटर पे ले आऊँगा तो जैसे जैसे P पॉइंट नज़दीक आएगा x की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब ये P पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0। तो एट द सेंटर ऑफ रिंग x बिकम्स इक्वल टू 0। और जब यहाँ इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, KQ इंटू 0 अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 0 से मल्टीप्लाई होते सब हो गया 0। तो बेटा ध्यान रखिएगा, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है ना। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बाकी अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया कि सेंटर पे जो 0 है उसके रिगार्डिंग घुमा फिरा की सिचुएशन पूछते हैं। कैसे बताता हूँ मैं आपको क्यों है 0, उसको समझेंगे तो सिचुएशन समझ में आएगी। देखिए ये रिंग है, पहले जो मैं दिखा रहा था 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा था इस टाइप से, अब मैंने इसको टर्न करके इस तरह से दिखा रहा हूँ। तो रिंग में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट के लिए सामने एक और पार्ट है। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया, छोटा सा एलिमेंट DL जिस पे चार्ज DQ, इसके लिए एक और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके ठीक सामने DL जिस पे चार्ज कितना होगा, DQ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगा तो नीचे वाले का ऊपर की तरफ होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे यहाँ अगर एक एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे भी एक और एलिमेंट होगा। इसका नीचे वाले का ऊपर की तरफ तो ऊपर वाले का नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हर एक पार्ट के लिए, रिंग के हर एक पार्ट के लिए उसके सामने एक और पार्ट है जिस पे उसी के जैसा उतनी ही अमाउंट का चार्ज है और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड जिनकी वैल्यू आपस में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फील्ड हो जाएगा 0। 4 पार्ट में समझ सकते हैं। एक रिंग के 4 क्वार्टर पार्ट कर सकते हैं। एक ये पार्ट नाम दे देता हूँ ABCD। AB पार्ट की वजह से जितना फील्ड आएगा उतना ही पार्ट CD पार्ट की वजह से आएगा। AB पार्ट की वजह से फील्ड आएगा ऐसे, फील्ड ड्यू टू AB, वैल्यू मान लेते हैं E। CD पार्ट की वजह से आएगा ऐसे, फील्ड ड्यू टू CD, वैल्यू E, कैंसिल हो जाएंगे, नेट 0। ऐसी BC पार्ट की वजह से फील्ड आएगा इधर और AD पार्ट की वजह से इधर, और ये भी दूसरों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फील्ड जो है वो सेंटर पे हमेशा ही 0 आएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, ये रिंग है ABCD, कह रहे हैं AD पार्ट का फील्ड है K। इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, AD पार्ट की वजह से फील्ड जो है वो कितना है K।
तो बचे हुए पार्ट की वजह से कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, रिंग में हमेशा जितना एक पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही रिमेनिंग पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि भैया अब बचे हुए पार्ट में ये है तुम्हारा, अब इसमें AD को हम हटा दें अगर, तो ये जो AB वाला पार्ट है ये CD वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर रहा होगा। क्योंकि AD हम हटा चुके हैं तो BC पार्ट को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है। तो AD की वजह से फील्ड था ऐसे और CD की वजह से है ऐसे, सॉरी BC की वजह से। अब क्योंकि इसको हटा चुके हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो रिमेनिंग फील्ड उतना ही आएगा जितना कि AD पार्ट का है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंप्लीट रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है और जितना एक पार्ट का होगा उतनी ही बची हुई रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। बहुत घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसी में आगे चलते हैं और क्या पूछते हैं देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिंग का वो इतना होता है। इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा और x की कितनी वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। ये IIT मेंस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन और बाकी एंट्रेंस एग्जाम से भी कई बार आ चुका नॉर्मल क्वेश्चन है। फाइंड आउट कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम और कहाँ पे होगा। तो जो बच्चे जानते हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके अकॉर्डिंग जिस किसी की भी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। For E to be maximum, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन जिसका वो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, इसलिए x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx ऑफ E मस्ट बी इक्वल टू 0। d/dx ऑफ E की वैल्यू रख देते हैं KQX ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले आते हैं, बिल्कुल आराम से चलेंगे। d/dx ऑफ x ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये KQ जो है ये इधर डिवाइड में आके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या d/dx ऑफ x ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो चीज़ें डिवाइड में आ रही हैं तो यहाँ डिफरेंशिएशन का डिवीज़न रूल लगाएंगे। डिवीज़न रूल जिन बच्चों को पता है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं डिवीज़न में है x1 अपॉन x2 है और हमें इसको करना है डिफरेंशिएट, तो d/dx ऑफ y जो होगा, रूल है क्या कहता है रूल, डिनोमिनेटर को छोड़ दो यानी कि x2 एज सच, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx ऑफ x1 माइनस, फिर इनको इंटरचेंज कर दो, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ दो, जिसको छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट कर दो। कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहता है, आने वाले टाइम पे मैं इसकी भी क्लास डालूंगा ताकि आप लोग इजीली सॉर्ट आउट कर पाएँ। देखिए इंटरचेंज कर देते हैं, तो
x1 को पहले डिफरेंशिएट किया था, अब छोड़ दो, x2 को छोड़ दिया था, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है बेटा रूल, इसको बोलते हैं हम डिवीजन रूल। जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं आता वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो इस पर डिवीजन रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं रब करके फिर आगे इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ तक हमने किया था। डिवीज़न रूल लगाते हैं, जैसा मैंने बताया, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस इंटरचेंज कर दो, एक्स को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका कर दिया स्क्वायर। जब स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और वैसे भी ये कैंसिल हो या ना हो, ये डिनोमिनेटर इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई में आके 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके लिख लेते हैं भाई। तो देखिए, ये तो एज सच है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स इसका डिफरेंशिएशन पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 माइनस कर दिया, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। ब्रैकेट वाली टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इनर लेयर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये आया। ठीक है, चलिए, जगह फिर से कम है तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ये लास्ट वाला स्टेप नहीं मिटाया मैंने, ताकि आपको रिलेट करने में आसानी रहे। ऊपर लिखते हैं इसको, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ये हो गया x इंटू 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये टर्म हो गई 0 के इक्वल। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3 और ये 2x हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसमें से यहाँ पावर 3/2, यहाँ पावर 1/2, 1/2 पावर हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ 1.5 पावर थी, 1.5 में से आधी ले ली तो 1 बच गई, तो हम इसको अंदर लिखेंगे। ये नीचे वाला स्टेप में मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब ये वाली टर्म इधर 0 के साथ डिवाइड में आके 0 हो जाएगी। अंदर बचा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2। ये x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आर बाय √2। तो ये x की वो वैल्यू है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ये वैल्यू याद कर सकते हैं आप। और जब इस वैल्यू को मैं मेन फार्मूले में रखूँगा तो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। थोड़ा लेंदी आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं
और स्टेप बाय स्टेप समझ समझ के सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जगह आपको मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। चलिए देखते हैं। तो मेन फॉर्मूला जो था के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे, रब कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। x की जगह r/√2, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह r/√2 इसका स्क्वायर, फिर होल की पावर 3/2। तो के क्यू r/√2 नीचे हो गया ये आर स्क्वायर प्लस r²/2 पूरे की पावर 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। के क्यू r/√2 ये हो गया 2r² प्लस r²/2 पूरे की पावर 3/2। चलिए उधर करते हैं। ये हो गया हमारा के क्यू r/√2, ये हो गया 3r²/2 और पूरे की पावर 3/2। 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर 1 और पावर हाफ अलग अलग। यानी कि 3r²/2 की पावर 1 और 3r²/2 की पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब रूट। तो ये हो गया हमारा। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, मैथ्स वालों को तो आता है। यहाँ हो गया √3 r² का, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट होता है ना, तो 3 का अंडर रूट, r² का अंडर रूट यानी कि r, और 2 का अंडर रूट यानी कि √2। ये √2 इस √2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और इस r से ये r कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो 2kq ओवर 3√3 r²। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो काम की बात जो देखने सीखने को मिली वो ये है कि ई मैक्स जो होता है बेटा, वो होता है 2kq ओवर 3√3 r², और कहाँ पे होता है, प्लस माइनस r/√2 पे होता है, ठीक है। चलिए ग्राफ पूछ लेते हैं, इस पे ग्राफ बता दूं आप लोगों को। यहाँ रिंग है हमारी, तो ये इस टाइप से होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर डिस्टेंस x, ये x इज इक्वल टू प्लस r/√2, और ये x इज इक्वल टू माइनस r/√2। ये ई मैक्स जो कि आप जानते हैं 2kq/3√3 r², और ये अदर साइड पे ई मैक्स जिसकी वैल्यू 2kq/3√3 r²। ये ओरिजिन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग और कॉइल और सर्कुलर लूप। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।